हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाओमेर की परी। शाओमेर की परी भाग 21। शहर धनबाद में। परी जल्दी से कपड़े चेंज करती है और अपना पर्स चेक करती है जिसमें उसकी उम्मीद के मुताबिक रुपए रहते हैं। वो मोबाइल जींस की पॉकेट में रखकर पर्स पीछे कंधे पर टांगकर नादिया जी को अपने साथ लिए ऑटो से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। भैया, आपके ऑटो का कितना किराया हुआ बता दीजिए, परेशानी में परी ने पूछा। बहन, मुझे कोई जल्दी नहीं है, पहले तुम आराम से अपने पापा का इलाज करवा लो, फिर मुझे पैसे दे देना। पैसे कहीं नहीं जाएंगे, ऑटो वाले ने कहा। भैया, ऐसे मत कहो, आपके हक के पैसे हैं। आपने बहुत मदद की मेरी, वरना तो लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। आप जैसे लोग कम ही होते हैं। मेरे पापा के लिए आप दुआ ज़रूर करना। आप जैसे नेक दिल इंसान की दुआ खुदा ज़रूर सुनेंगे, परी ने कहा और ऑटो वाले को 1000 रुपये थमाते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दुआ करूँगा। ठीक है बहन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, अभी तुम्हें अंदर ज़रूरत पड़ सकती है। भैया, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, बस पैसे और आ जाएंगे, आप ये रख लो प्लीज़। परी के बोलने और जोर देने पर ऑटो वाले ने पैसे लेकर अपनी जेब में रख लिए और दुआ करते हुए चला गया। परी हॉस्पिटल पहुंचकर पहले काउंटर पर फीस जमा कराती है, फिर हॉस्पिटल स्टाफ से अपने पापा की कंडीशन पूछती है, जो अब भी इमरजेंसी रूम में एडमिट है। मैम, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आपके पापा को काफ़ी चोटें आई हैं, खून काफ़ी ज़्यादा बह गया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप दुआ करो कि वो ठीक हो जाएं। हॉस्पिटल स्टाफ के ब्रदर नर्स ने कहा। मैं डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ, परी ने कहा। डॉक्टर अभी इमरजेंसी में ही है, जब वो बाहर आए तब आप मिल सकती है और पूछ सकती हैं। तब तक आप वेट करें, आपके पापा को ज़रूरी टेस्ट करवाने हैं, हम उन्हें कुछ देर में लेकर जाएंगे। हॉस्पिटल स्टाफ का नर्स कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। इधर बेंच पे बैठी नादिया जी बस रो रही होती हैं। परी बेचैनी से टहलते हुए अपने रोती हुई मम्मी को देखती, कभी इमरजेंसी रूम की तरफ देखती है तो कभी अपने पापा की तरफ देखती है। दिल ही दिल में उनकी सलामतों की दुआ कर रही होती है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं तो परी उनसे कहती है, सर, मैं उनकी बेटी, कैसे हैं मेरे पापा? क्या आप उनसे मिल सकते हैं? उन्हें कुछ होगा तो नहीं? वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना? देखो बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, तुम्हारे पापा बहुत सीरियस है, उनके सिर और पूरी बॉडी में काफ़ी चोटें आई हैं। लगता है उनकी स्पाइन की हड्डी भी टूट चुकी है। अगर उनकी जान बच भी जाए तो वो बेड पर ही रहेंगे। अभी वो होश में नहीं है। 24 घंटों के अंदर अगर उन्हें होश नहीं आता तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। वो कोमा में भी जा सकते हैं। मैंने स्टाफ को बोल दिया है, वो एक्सरे, MRI और जो भी बेस्ट फैसिलिटी के ज़रिए जितनी जल्दी हो हमें पता चल जाए। बाकी टेस्ट करके जल्दी रिपोर्ट देने को भी कह दिया है। मैं एक बार रिपोर्ट देख लूँ, फिर कुछ हद तक आपको और सही कंडीशन बता सकता हूँ। तब तक आप लोग उनसे नहीं मिल सकते, डॉक्टर ने परी को समझाते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर परी टूट जाती है, मगर वो अपनी मम्मी की तरफ देखकर खुद को रोने से रोक लेती है। बेटा, कैसे कैसे इम्तिहान ले रहा है खुदा हम सबके। एक बार एक्सीडेंट हुआ तो वो दोनों पैरों से अपाहिज हो गए, अब न जाने क्या होगा, नादिया जी रोते हुए कहती है। कुछ नहीं होगा मम्मी, आप खुदा पे भरोसा रखें, परी ने नादिया जी का हाथ थामे अपने दोनों हाथों से थामते हुए कहा। हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ हसन जी को स्ट्रेचर पर लेटाकर इमरजेंसी रूम से निकलते हैं तो नादिया जी उनसे लिपट कर रोने लगती है। मैडम, आप अपनी मम्मी को संभालिए, हमें लेट हो रहा है, MRI के लिए जाना है और टेस्ट रिपोर्ट जल्दी चाहिए डॉक्टर को। आपके साथ कोई और भी है? अगर नहीं तो आप भी हमारे साथ चलें। हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा तो परी जल्दी से अपनी मम्मी को पकड़कर साइड कर देती है। अपनी मम्मी को वहीं बैठाकर परी हसन जी के टेस्ट, MRI, CT करवाकर वापस हॉस्पिटल स्टाफ के साथ स्ट्रेचर के पीछे पीछे आती है। हॉस्पिटल स्टाफ हसन जी को इमरजेंसी रूम लेकर जाते हैं। मायूस परी बाहर कॉरिडोर में ही अपनी मम्मी के बगल में बेंच पर बैठ जाती है। हसन खान, आप ही के पापा का नाम है जिनका आज एक्सीडेंट हुआ है? एक पुलिस वाला परी से आकर कहता है। जी सर, वो मेरे पापा हैं, परी ने बेंच से उठते हुए कहा। आपका बयान लेना है, क्या हुआ और कैसे हुआ, आप मुझे सब कुछ बताएं, पुलिस कांस्टेबल डायरी खोलते हुए कहता है। परी और नादिया जी बारी बारी करके अपना बयान दर्ज करवाते हैं। सर, एक्सीडेंट किस कार से हुआ, कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला, हम पूछताछ कर रहे हैं, जल्द ही कार और उसका मालिक थाने में होंगे, पुलिस कांस्टेबल ने कहा और फिर चला गया। तभी परी का फोन बजता है। हेलो परी, कहाँ हो?
कौन से हॉस्पिटल में अंकल, और कहाँ हो तुम? मुझे अभी अभी मोहल्ले के लड़कों से पता चला कि अंकल का एक्सीडेंट हुआ है। एक फ़ोन कर देती ना परी मुझे, आसिफ ने कहा। आसिफ, मैं असरफी हॉस्पिटल में हूँ। पापा इमरजेंसी वार्ड में है। डॉक्टर ने कहा है 24 घंटों तक कुछ भी कहना मुश्किल है, परी ने रोते हुए कहा। परी, तुम रो मत, मैं अभी आता हूँ, आसिफ कहता हुआ कॉल कट कर देता है और फिर हॉस्पिटल की तरफ अपनी बाइक से निकल जाता है। आसिफ का कॉल रखकर परी बेचैन हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहलती रहती है। नादिया जी, जिनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे होते, कैसे है अंकल? आसिफ आते ही पूछता है। कहा तो था कुछ कह नहीं सकते, परी ने जवाब दिया। कुछ नहीं होगा अंकल को परी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और हाँ, मैंने ऑर्डर रेडी करने के लिए शॉप्स में लिस्ट दे दी है। बस जैसे ही सब हो जाएगा पार्सल निकल जाएंगे, आसिफ ने कहा। देखो आसिफ, अभी मुझे किसी ऑर्डर की कुछ नहीं पड़ी है। पहले मेरे पापा होश में आ जाए फिर देखूंगी, परी ने कहा। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं बस पैसों के चक्कर में बता रहा था। आंटी के लिए और तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला दूं, आसिफ ने कहा। अभी नहीं आसिफ, एक बार रिपोर्ट्स आ जाए फिर। तुम ऐसा करो, मम्मी के लिए चाय और बिस्कुट ले आओ, परी ने कहा और आसिफ को पैसे देने लगी, मगर वो मना करके चला गया। हॉस्पिटल में पूरा दिन गुजर जाता है, मगर हसन जी को होश नहीं आता। दिन भर के भूखे प्यासे दोनों माँ बेटी बस हसन जी की सलामती की दुआ कर रही होती है। आसिफ भी उनके साथ बैठा हुआ था। मैडम, रिपोर्ट्स आ गई है, आप रिपोर्ट कलेक्ट करके डॉक्टर साहब को दिखा लें। डॉक्टर साहब आधे घंटे में राउंड लगाकर अपने कैबिन में बैठेंगे, हॉस्पिटल स्टाफ परी से कहता है। ठीक है, अभी जाती हूँ, परी कहती है और खड़ी होती है। रुको परी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आसिफ ने कहा। फिर दोनों साथ में रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के कैबिन में आते हैं। सर, पापा की रिपोर्ट्स आ गई है, उनकी कंडीशन क्या है? मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप बताएं, परी डॉक्टर को हसन जी की रिपोर्ट देते हुए कहती है। थोड़ी देर रिपोर्ट्स को देखने के बाद डॉक्टर कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारे पापा ठीक तो हो जाएंगे, मगर उनका इलाज काफ़ी महंगा होगा। जैसा कि मैंने कहा था, 24 घंटे के बाद ही हम बताएंगे उनकी कंडीशन के बारे में। तुम्हारे पापा इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि एक्सीडेंट में उनकी बॉडी की कई हड्डियाँ टूट गई है, जैसे नेक बोन, स्पाइन बोन और साथ में पैरों की भी, जो कि पहले से भी कमज़ोर है। ये देखो MRI रिपोर्ट। सर, आप बस मेरे पापा को ठीक कर दो, मैं जो भी फीस होगी हॉस्पिटल में दे दूंगी, परी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तुम घबराओ मत, अभी हम उन्हें ब्लड चढ़ा चुके हैं और सब इलाज दुरुस्त चलवा देते हैं। बाकी कल सुबह ही कुछ बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, परी ने कहा और फिर आसिफ के साथ नादिया जी के पास चली आई। क्या कहा डॉक्टर ने? नादिया जी ने पूछा। उन्होंने कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, पापा ठीक हो जाएंगे, परी ने नादिया से नज़रें चुराते हुए कहा। आसिफ रात का खाना होटल से लेकर आता है। मम्मी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप खा लो, आपकी तबीयत खराब हुई तो सही नहीं होगा, परी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा। फिर अपने हाथों से अपनी मम्मी को खाना खिलाती है। सब थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। रात उसी तरह बेचैनी में गुजरती है सबकी। अगली सुबह उम्मीद की किरण के साथ होती है, मगर हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम बेजान पड़े हसन जी को होश नहीं आता, जिससे परी और नादिया जी और भी ज़्यादा परेशान रहती है। दूसरा दिन भी गुजर जाता है, मगर हसन जी को होश नहीं आता। मम्मी, आप यहीं रुको आसिफ के साथ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं घर होकर आती हूँ, परी ने कहा। परी की हिम्मत जवाब देने लगती है। वो अपनी मम्मी और आसिफ को हॉस्पिटल में रुकने का कहकर उमेर से अपनी परेशानी शेयर करने के लिए घर आ जाती है। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। आप ही उमेर भाई तो चले गए महल, हम भी चले कहीं घूमने। आज मेरा घर पर दिल नहीं लग रहा। उधर आपने जो बताया अपने माँ जी के बारे में, उसे सोचकर तो मेरा दिल डूबा जा रहा है, नफीसा ने घर में टहलते हुए कहा। नहीं, मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है, तुझे जाना है तो जा, मैं मना नहीं करूँगी, अमायरा ने कहा। ठीक है, अगर आप इजाज़त दे रही हैं तो मैं हनीफ से मिलकर आती हूँ, नफीसा ने थोड़ी शरारत से कहा। मैंने कहा न जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस ध्यान से, हमारी वजह से अब्बा को तकलीफ ना पहुँचे, इसका ख्याल रखना, अमायरा संजीदगी से नफीसा से दबे लफ्ज़ों में कहती है। मैं ध्यान रखूंगी आप ही, बस क्यों गई और क्यों आई, कहती हुई नफीसा गायब हो जाती है। उफ, इन दोनों की शरारतें ना जाने कब ख़त्म होगी।
नफीसा ने खुद में कहा। उधर महल में उमेर पर नजर न पड़ने से शहजादी मरियम बेचैनी से उसका इंतजार कर रही होती है। सलाम अब्बा हुजूर, क्या मैं अंदर आ जाऊं? शहजादी मरियम ने शहंशाह के कमरे में दस्तक देते हुए कहा। वालेकुम सलाम बेटा, आ जाओ। मेरे कमरे में आने के लिए तुम्हें इजाज़त भी चाहिए क्या? शहंशाह ने कहा। अब्बा, आपका वो चहीता मुलाजिम उमेर नहीं दिखाई दे रहा? शहजादी मरियम शहंशाह फरहान के पास बैठते हुए पूछती है। हाँ, वो आज मुझे भी कहीं नज़र नहीं आया। शायद कुछ पल अपने घर पर बिताने गया होगा। अपने घर से वापस नहीं आया अब तक शायद, शहंशाह ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और उमेर इजाज़त लेते हुए अंदर आता है। लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। यह बताओ तुम कहाँ गायब थे? शहंशाह फरहान ने उमेर से कहा। शहजादी मरियम उमेर को देखकर फूल की तरह खिल उठती है। जी हुजूर, घर पर ही था, बहनों के साथ, उमेर घबराते हुए कहता है। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अब्बा कौन सा तुम्हें देर से आने के लिए सजा देने वाले हैं? मरियम उमेर के मज़े लेते हुए कहती है। तो शहंशाह उसकी बात सुनकर भी हंसने लगते हैं। ये कमबख्त शहजादी हर वक्त यहीं मौजूद रहती है, मेरा मजाक बनाने के लिए। उस दिन तो बड़ा दोस्ती की बातें कर रही थी, और आज देखो कैसे देख रही है मुझे, जैसे खा ही जाएगी। उमेर ने ख्यालों में शहजादी मरियम की तरफ देखते हुए कहा। उमेर, क्या तुम इंसानी दुनिया में गए थे? शहंशाह ने पूछा। हाँ, नहीं हुजूर, मैं इंसानी दुनिया में क्यों जाऊंगा? उमेर शहंशाह के अचानक सवाल से हड़बड़ाते हुए कहता है। फिर तुम्हारे जिस्म से ये इंसानी महक कैसी आ रही है? शहंशाह ने सवालिया नजरों से उमेर की तरफ देखते हुए कहा। उमेर की हालत ऐसी काटो तो मानो खून न निकले। उसके हलक से डर सूखने लगता है। वो खामोश डर के मारे कभी मरियम तो कभी शहंशाह को जवाब देता है। खामोश क्यों हो? जवाब दो, शहंशाह ने इस बार गरजदार आवाज के साथ कहा। हुजूर, मुझे नहीं मालूम कि मेरे कपड़ों से इंसानी महक कैसे आ रही है। उमेर अपने डर को काबू में रखते हुए कहता है। क्या मतलब नहीं मालूम? शहंशाह ने कहा। क्या अब्बा आप भी बेकार के सवालों में उलझे हैं? अगर उमेर इंसानी दुनिया में गया भी है तो क्या हुआ? इस बात को यहीं खत्म करे। शहजादी मरियम ने उमेर को परेशान देखकर अपने अब्बा से कहा। ठीक है मेरी शहजादी, नहीं करता कोई सवाल। अब खुश हो तुम? शहंशाह ने कहा तो उमेर ने चैन की सांस ली और शहजादी को आंखों ही आंखों में शुक्रिया कहा। उमेर, तुम ऐसा करो कि पूरे महल की सफाई करवाओ। अगले हफ्ते मरियम की सालगिरह है, हर साल की तरह इस बार भी धूमधाम से मनाएंगे। शहंशाह ने कहा। जी हुजूर, जो हुक्म, मैं अभी जाता हूँ, उमेर ने कहा और फिर कमरे से निकल कर मुलाजिमों को इकट्ठा करने लगा और उन्हें अलग अलग काम सौंपता रहा। शहजादी मरियम उसके पीछे सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई। सालगिरह किसी और की ओर मेहनत करें हम, उमेर ने शहजादी मरियम को देखते हुए कहा। अब्बा के सामने तो तुम्हारी बत्ती गुल हो जाती है, यहाँ बहुत आवाज़ निकल रही है तुम्हारी। शुक्र करो कि अपनी दोस्ती के वास्ते मैंने उन्हें तुम्हें सवालों से बचा लिया। वैसे तुम इंसानी दुनिया में क्या करने गए थे? शहजादी मरियम ने उमेर से कहा तो वह बिना जवाब दिए महल के बाहर जाने लगा। तभी शाहजैद को अंदर की तरफ आते देख वो वापस पलटता है और शहजादी मरियम उस पे हंसने लगती है। शाह उमेर, इधर उधर क्यों टहल रहे हो? जाओ काम करो, शाहजैद ने कहा। कुछ नहीं अब्बा, वो शहजादी मरियम के सालगिरह की तैयारी करवा रहा हूँ, उमेर ने शहजादी मरियम की तरफ घूरते हुए देखकर कहा। बड़े अजीब हो तुम उमेर, जवाब नहीं देते हो। शिकायत कर दूं क्या तुम्हारी शाहजैद चाचा से? शहजादी मरियम उमेर के करीब आकर कहती है। जाओ कर दो, डरता थोड़ी हूँ मैं, उमेर कंधे उचकाते हुए कहता है। अच्छा, इतनी हिम्मत आ गई तुम में? ठीक है, शहजादी मरियम कहते हुए शाहजैद जो आज आवाज़ लगाने की नकल कर दी है तो उमेर डर जाता है। माफ़ कर दो, अब से गुस्ताखी नहीं होगी, उमेर शहजादी मरियम के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहता है। चलो माफ़ किया, अब तुम अपना काम करो, मैं यहीं पर हूँ, शहजादी मरियम हंसती हुई कहती है और फिर वही अपने महल के शाही शोपे पर बैठकर उमेर को देखने लगती है। महल के कामों में वह इतना मशगूल हो जाता है कि उसे होश ही नहीं रहता कि उसे वापस घर भी जाना है। तो दोस्तों, ये थी शाह उमेर की परी भाग 21। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए एक शेर पेश किया है। वो मासूम सा जिनजादा रिश्तों को संभाले, दोनों दुनिया का सफ़र तय कर रहा था।
वो मासूम सा जिन ज़्यादा रिश्तों को संभाले दोनों दुनिया के सफ़र को तय कर रहा था, बेखबर अपनी आने वाली मुसीबतों से। बेखबर अपने आने वाली मुसीबतों से एक इंसान से वफ़ा-ए-अहद कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं कल।